आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक खास पैनल और एक बेहद खास मेहमान, जिन्होंने हाल ही में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए लालू यादव से हाथ मिलाया और फिर राम के मुकाबले वो रहीम को ले आए। उन्होंने रहीम का एक दोहा ट्वीट कर बताया कि वो चंदन हैं और उनसे लिपटने वाले सांप। उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर ये कैसा चंदन है जो अलग अलग ललाट पर दिखाई देता है। मेरे साथ आपके खास मेहमान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश जी, आपने समय निकाला हमसे बातचीत के लिए, आपका धन्यवाद, आपका स्वागत है। मेरे ख्याल से बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार पर सबकी निगाहें हैं, बिहार में बड़े चुनाव होने वाले हैं, आप पर निगाहें हैं और चुनाव से पहले का ये आपका पहला बड़ा इंटरव्यू, पहली इस तरह की बड़ी बातचीत है। आपसे सभी ज़रूरी सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले आपके राजनीतिक सफ़र पर ये रिपोर्ट देखते हैं। महादलितों के मसीहा जिंदाबाद। छात्र जीवन से राजनीति में आए नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से गहरे तक जुड़े रहे, जेल भी गए। जेपी आंदोलन से ही नीतीश ने समाजवादी विचारधारा अपनाई और आज तक वो इसी विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं। हम लोग तो सबको साथ लेकर चलेंगे, समाज के सब तत्व की कठिनाई को देखेंगे। बिहार के बख्तियारपुर में स्वतंत्रता सेनानी कविराज राम लखन सिंह और परमेश्वरी देवी के घर नीतीश का जन्म हुआ। बचपन में नीतीश को सब मुन्ना कहकर बुलाते थे। नीतीश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बिजली विभाग में नौकरी से अपना करियर शुरू किया, लेकिन उन्हें नौकरी रास नहीं आई। नीतीश ने राजनीति में रहकर लोगों की सेवा का रास्ता चुना। नीतीश का राजनीतिक करियर बेदाग रहा है। वो जब देश के रेल मंत्री बने तो इंटरनेट बुकिंग और तत्काल सेवा जैसी सुविधाएं शुरू की। नीतीश जब मुख्यमंत्री बने तो बिहार में विकास के खूब काम हुए। नीतीश को सुशासन बाबू तक कहा जाने लगा। पिछड़े हों, अगड़े हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सब खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। नीतीश वीपी सिंह और वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे। 1994 में लालू से नाता तोड़ अलग पार्टी बनाई। लालू के खिलाफ लड़कर 2005 में बिहार की सत्ता में आए। 8 साल तक बीजेपी के साथ सरकार चलाई। नीतीश पर मौका परस्ती के भी आरोप लगे। गुजरात दंगों के बाद 11 साल तक बीजेपी के साथ रहे, लेकिन मोदी के नाम पर नाता तोड़ लिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ वर्षों का संबंध टूटा, इसकी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की। 2014 के आम चुनाव में नीतीश की पार्टी बिहार में बुरी तरह हारी। इस हार ने लालू नीतीश की दुश्मनी खत्म कर दी और जनता परिवार एक हो गया। ये कोई थर्ड फ्रंट जैसी बात नहीं है। ये जनता परिवार के जितने दल हैं अलग अलग, उन सब लोगों को एकजुट करने के लिए यह एक प्रयास है। 64 साल के हो चुके नीतीश का राजनीति के मैदान में अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। बिहार चुनाव में मोदी को हराने के लिए नीतीश ने लालू प्रसाद यादव को फिर से दोस्त तो बना लिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये दोस्ती नीतीश को फिर से बिहार की कुर्सी पर बिठा पाएगी। आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं नीतीश जी। ये बताइए कि मुन्ना के तौर पे आपकी जो पहली दूसरा तस्वीर, उपाय थोड़ी नीतीश जी, मुन्ना के तौर पे जो आपकी पहली तस्वीर, आपको याद है कौन किस साल की थी, क्या उम्र रही होगी आपकी? आपकी पहले पहली कौन फोटोग्राफ? तस्वीर खींचता था? हम तो एक छोटे कस्बे में पैदा हुए थे और हमारे पिताजी गांव में पैदा हुए थे। जिस कस्बे में बख्तियारपुर में मेरा जन्म हुआ, उससे हमारा जो पैतृक गांव है वो कोई बहुत दूर नहीं है। वहाँ से अगर सीधे रास्ते जाएं तो मुश्किल से 5 किलोमीटर होगा। तो उन दिनों कोई तस्वीर खींचने की परिपाटी तो थी नहीं। जब कॉलेज में आइडेंटिटी कार्ड पहली बार बना, मेरी समझ से तब पहली बार तस्वीर खींची गई होगी। चलिए सीधे इस पर आते हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये चुनाव आप जीत पाएंगे? क्यों नहीं जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। आपको लग रहा है कि ये जो चुनौती है चुनाव की,
ये कितनी राजनीतिक है नीतीश जी और कितनी व्यक्तिगत है? नहीं, हम लोगों की तरफ से तो जो भी लड़ाई है वो राजनीतिक है। दूसरी तरफ से राजनीतिक भी है, उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न है, इसलिए बहुत हद तक यह व्यक्तिगत भी एक स्टेक उनका दिखता है कि ऐसा इस पर है, इसलिए बड़े बड़े दांव खेल रहे हैं। तो उसमें जो मैं देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी देखा देखी उनके सहयोगी गण भी जो भाषा का प्रयोग करते हैं, उससे पता चलता है कि उनकी तरफ से एक व्यक्तिगत हमले की भी कोशिश होती रहती है, लेकिन हम लोगों की तरफ से ये पूरे तौर पर राजनीतिक है। पर हम नीतीश लोगों जी, ने अभी हाल तक में किसी जो पर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया है। जिस तरह से आप हाल में बोल रहे हैं, जिस तेवर में बोल रहे हैं, वो एक बदले हुए नीतीश कुमार हैं। वो ऐसे नीतीश कुमार हैं जो लगातार मोदी पर हमला करते हैं कि क्या बोल देते हैं, इनको मालूम नहीं, जिस तरह की आप बातें बोलते हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी जो पॉलिटिक्स है वो भी व्यक्तिगत है? आप भी व्यक्ति नीतीश कुमार को बहुत पसंद आते हैं या नापसंद आते हैं व्यक्ति नरेंद्र मोदी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी चुनाव होना है वहाँ, उनकी तरफ से तो किसी को सामने लाया नहीं गया है कौन बीजेपी को लीड कर रहा है, या बीजेपी के नेतृत्व में जो उनका गठबंधन है उसका कौन नेता है, वो तो रख नहीं रहे हैं सामने। हर अवसर पर वो सीधे अपने सबसे बड़े नेता, जो एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे बड़ा अस्त्र बीजेपी के पास है, उसी का प्रयोग कर रहे हैं। रैली करना, वहाँ जाकर मीटिंग करना, और कभी कभी तो सरकारी, कल भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक सरकारी कार्यक्रम को किस तरह से राजनीतिक कार्यक्रम में तब्दील कर दिया गया, इवन सरकारी कार्यक्रम को। और उस दिन वो अपने पार्टी का कार्यक्रम करते हैं, गैर सरकारी कार्यक्रम करते हैं, उसमें तो बोलने का अंदाज, तेवर, शब्दों का चयन और हाव भाव, सब चीज़ को देखिए तो उसमें तो यही लगता है कि बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से एक आक्रोश झलकता है। और इस आक्रोश में ऐसा लगता है कि सारी मर्यादाओं को वो तोड़ देते हैं। वही बात है जो आपने पहले एक बार कही नीतीश जी। मेरी तरफ से जो बात कही जा रही है वो सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, वो पूरे बिहार की तरफ से। वो बार बार अटैक करते हैं बिहार सरकार के काम पर। बिहार सरकार ये बताते हैं कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ। व्यक्तिगत अटैक भी करते हैं और सरकार के कामकाज पर भी अटैक करते हैं। तो ये मेरा तो फर्ज है कि अगर कोई कुछ कहे तो उसका उत्तर तो होना चाहिए जी। इस पर और हम लोग मैं तो हमेशा बात करेंगे नीतीश जी, तथ्यों के आधार पर जवाब देता हूं। जी, इस पर हम लोग बात करेंगे। चूंकि मॉनिटर सामने है, एक और क्लिप है जो आप ही के बारे में कहा गया है, ये सुन लीजिए। लोकतंत्र जनता मालिक है, वो जिसको चाहती है उसको बैठाती है और जिसको चाहती है उसको हटाती है। 15 साल तक मौका मिला, कुछ किए नहीं, चैन की बंसी बजाते रहे, चादर तान कर सोते रहे। अब सत्ता खिसक गई तो परेशान हो रहे, छटपट, जैसे जल बिन मछली छटपटाते रहता है उसी तरह से छटपट कर रहे। आपने लालू यादव से अब हाथ मिला लिया, पहले आप लालू यादव के बारे में ऐसी बयान बोलते थे। ठीक है, लालू यादव की जो राजनीति थी उसके खिलाफ थे। हम लोग तो सब जनता दल में थे, जेपी आंदोलन से निकले हैं, जनता पार्टी में थे, बाद में जनता पार्टी का बिखराव हुआ, लोकदल में थे, लोकदल के बाद फिर जनता दल में थे। वीपी सिंह हम लोगों के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसके बाद जो कुछ भी आपके सामने हम लोग साथ थे। तो ये जो हाथ मिलाया, नहीं, बात कंटेक्स्ट के बिना आप कह दीजिएगा तब तो ये विचित्र बात है। नहीं, आप तब तो इसका काउंटर कुछ और ढंग से कह देना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे बारे में क्या बोलते थे और आज क्या बोल रहे हैं। जो हमारे स्टेट के लीडर्स जब तक हमारे साथ थे मेरे बारे में क्या बोलते थे, आज क्या बोल रहे हैं। तो सवाल उसका नहीं है, सवाल इसका है कि यह अपनी जगह पर उस समय की राजनीतिक परिस्थिति के मुताबिक जो हमारा पॉलिटिकल स्टैंड था उसके हिसाब से
आज जब बीजेपी के साथ बीजेपी से अलग होने का हम लोगों ने फैसला लिया और वो सिद्धांत के आधार पर लिया, हमें इस बात पर यकीन नहीं रहा कि जो वायदे बीजेपी के नेतृत्व के द्वारा किए गए कि विवादित मुद्दों से अलग रहेंगे और वो अलग रहे। अब जो बीजेपी नए अवतार में आई है, अब फिर से अपने पुराने रूप में, पुराने तेवर में वो जाएगी और भी वो जिसको कहिए कि कट्टरपंथी धारा को बढ़ाएगी। तो हम लोगों ने अलग होने का फैसला किया और जिस समय अलग होने का फैसला किया उस समय यह भी हम लोगों ने कह दिया, हो सकता है कि हमें सफलता न मिले, लेकिन सवाल सफलता और विफलता का नहीं है। सवाल है कि जिन चीज़ों के प्रति हमारा विश्वास है, जो हमारा कमिटमेंट है, उसके आधार पर चलेंगे। पर नीतीश जी, ये एक तरीके से विरोधाभास की पराकाष्ठा नहीं है कि आप जिसको विकास विरोधी बताते रहे, जंगल राज तो लोगों ने कहा, आप उसको आतंक राज बताते रहे, अराजकता बताते रहे, आप उसी के बगल में खड़े हो गए। क्या आपको ये डर था हार का? क्या आपको अकेले पड़ने का डर था? क्या वजह, असली वजह क्या है उसकी? पूरे देश की मानसिकता आप नहीं देख रहे हैं। इस देश में लोकतंत्र रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। एक आदमी को जनता ने वोट कर दिया, मात्र 31% पर यह मैसिव मैंडेट मिल गया बीजेपी को, और ये मैसिव मैंडेट मिला तो इसका मतलब क्या है कि अब बिल्कुल सब लोगों को, बाकी लोगों को देश भर में घर बैठ जाना चाहिए और एक बार किसी को वोट मिल गया और दिल्ली की गद्दी पर आए, वो जो चाहे करते रहें, या उनके विपक्ष में किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। हम लोगों की कोशिश है कि आज जो केंद्र की सत्ता में है उनके खिलाफ जितनी पार्टियां हैं, अधिकतम गोलबंदी हो लोगों की, और हम लोग इस धारा पर चल रहे हैं। संभव है कि हमारे कई मुद्दों पर मतभेद रहें, और मतभेद अगर नहीं होते तो 1994 में जनता दल से अलग होकर हम समता पार्टी क्यों बनाते? मतभेद थे, उन रास्तों पर चले। लेकिन आज जो राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुई, इस राजनीतिक परिस्थिति में देश के सामने एक बहुत जबरदस्त संकट आया। अगर हम लोग इसके बारे में कि कल क्या आपने कहा, उन्होंने आपके बारे में क्या कहा, फिर मिल कैसे गए, इसी चीज के उलझन में पड़े रहेंगे तो शायद कोई सशक्त विपक्ष का निर्माण नहीं हो पाएगा। और मुझको तो ऐसा लगता है कि ये सवाल जानबूझकर इसलिए उठाए जाते हैं कि कालांतर में बीजेपी के खिलाफ कोई सशक्त गोलबंदी न हो सके। क्योंकि ऐसा क्यों है, मैं इसलिए इस नतीजे पर पहुंचने को बाध्य हो रहा हूं कि ऐसा क्यों है कि मेरे और लालू जी के बातों में जो एक दूसरे पर हम लोगों ने आक्षेप किया उस दौर में जब हम एक दूसरे से अलग थे, उसी को क्यों हाईलाइट सिर्फ किया जाता है? इसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं कि कल बीजेपी ने क्या कहा था? अब आज मैं एक बात उदाहरण देना चाहूंगा, मुझे ये अवसर जरूर आप दें। प्रश्न पूछा, आज जिस प्रकार से बीजेपी के लोग कर रहे हैं, थाली खींच लिया तो कल कहा गया कि साहब चेक लौटा दिया। ये कब की घटना है? 2010 के जून की घटना है। 12 जून 2010 की कोई घटना है, और उसके बाद आता है विधानसभा का चुनाव। जो भारतीय जनता पार्टी इन दोनों घटनाओं के बाद जेडीयू के साथ चुनाव लड़ती है और मेरे नेतृत्व में लड़ती है, घोषित नेतृत्व है, उस समय सब ठीक था। आप कृपा करके जरा एक मिनट, मेरा व्यक्तिगत आग्रह है, एक आग्रह है इस प्रश्न नहीं नीतीश जी, आप तो उनके साथ रहे हैं, आपको मालूम है उनका रंग ढंग। नहीं, तो इसमें आपको आश्चर्य अगर होता है तो मुझे इस पर आश्चर्य होगा। नहीं, हम कंक्लूड करने दीजिए कि 2010 के बिहार के विधानसभा के चुनाव में मेरे बारे में जो इनके तमाम नेता थे वो क्या बोलते थे और आज क्या बोल रहे हैं, हम और कुछ नहीं। ये जब उनसे सवाल होंगे तो हम लोग ये जरूर, ये सवाल नहीं, तब ये जरूर इस पर जरूर चर्चा होगी। ये ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं अगला सवाल ले लेते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन सब जगह है, उसको एक साथ सामने करिए तो लोग फैसला कर पाएंगे। चलिए अरविंद जी, आपसे अपना सवाल पूछें। नीतीश जी, मेरा ये कहना है कि आप अभी भी देश में शायद सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए बिहार चुनाव पे सबकी नज़र है। और इस लड़ाई में जो 3 ताकतें हम लोग मानते हैं कि 25 साल में मुल्क में उभरी हैं बड़ी तेज़ी से, मंडल, कमंडल और बाजार, तो इसमें से मंडल सिर्फ आपके साथ है, मोदी जी के साथ कमंडल भी है, मंडल भी है और बाजार की ताकत भी उनके पीछे है। तो इससे आप किस तरह लड़ेंगे? हम तो लड़ रहे हैं।
ये तो आपकी व्याख्या है कि मंडल, कमंडल और बाजार 3 तबके, आपके हिसाब से वो है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन देश बहुत आगे बढ़ा है और एक चीज आप जान लीजिए कि समस्या ये है कि राजनीति में नित्य जो नई परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है और जो नए ट्रेंड डेवलप होते चले जा रहे हैं, उसको हम दरकिनार करके पुरानी चीज़ों पर ही व्याख्या करते हैं। यही काम आप लोग भी करते हैं और यही काम पॉलिटिकल पार्टी में भी सोच चलती रहती है। लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे तो प्रत्येक चुनाव में एक अलग चीज उभर कर आती है। अगर उसको एक वाक्य में कहें तो मैं तो देख रहा हूं लैंग्वेज ही नहीं, ग्रामर बदल रहा है। हर एक चुनाव का ग्रामर अलग हो जा रहा है और हम दूसरे किसी और भाषा के ग्रामर पर जो नए चुनाव होंगे उसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो इसके चलते चुनाव के पहले कई तरह की मन में गलतफहमियां उत्पन्न होती नहीं, लेकिन दलित वोट टूटा, ओबीसी टूटता दिख रहा है, ये तो बहुत साफ दिख रहा है कमांडर। और जो बाजार का असर है या कॉरपोरेट का असर है, उस लेवल पे खर्च करना आपके बस में या किसी के बस में, ये 3 चीज़ें उनके साथ बहुत साफ दिखाई दे रही हैं कि उन्होंने ओबीसी खेमे को तोड़ लिया है, दलित वोट बटे हैं और उसके बाद बाजार की ताकत पूरी तरह, पैसे की ताकत बहुत साफ, उस ताकत से मुकाबला करना, ये क्या पॉसिबल आपको लग रहा है? अरे बिल्कुल पॉसिबल। इसलिए तो मैं कह रहा था कि आप तो उन्हीं चीज़ों में आप उलझे हुए हैं, जबकि बिहार का जो चुनाव होगा तो बिल्कुल नए ढंग का चुनाव होगा। बिहार के चुनाव से ये तय होगा कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा या वो मिटेगा। एक बड़ी चीज तय होने वाली है और आप तो उलझ गए हैं जातीय समूहों में, बाजार का पैसा, मंडल कमंडल, इसमें उलझे हुए। हम लोगों को मालूम है कि उनकी ताकत क्या है। उनकी ताकत कॉरपोरेट ताकत की ताकत है, उनकी ताकत है सत्ता में है, कुछ भी कह सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं। उनकी ताकत है एक धार्मिक उन्माद पैदा करने की, उनमें शक्ति है, वो है। और दूसरी बात है समाज में विभाजन पैदा करने की उनकी जो शक्ति है। ऑफ लेट उन्होंने जिस तरह से जातियों में लोगों को बांटना शुरू किया, और मेरा बीजेपी के साथ मतभेद में यह एक प्रश्न भी था। हमने समाज में बड़ी जमात खड़ा की, जात से अलग जमात खड़ा करना शुरू किया, चाहे अति पिछड़ों का हो, महादलित हो, इस प्रकार से जो जमात बन रहे थे। और उसी समय बीजेपी जातियों में बांटकर उनके कुछ आइकॉन्स को चुनकर उनके इर्द गिर्द पूरी राजनीति कर रही थी, उनके जातीय सम्मेलन कर रही थी, जो पहले हुआ करता था। मैंने इस पर ऐतराज भी जताया था। तो ये बात हमको लगने लगी थी कि हम जिस तरह से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनको वो नापसंद है। इनको फायदा करेगा लोगों के बीच में झगड़ा, लोगों के बीच मतभेद। तो ये सब कुछ करने की वो कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे मालूम है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो तय होगी, आज हमसे पहले भी पूछा गया और जो इन लोगों ने कहा कि भाई आप कैसे गए, तो मैंने उस समय भी कहा ये तय होगा अगर बिहार में साहब 15 महीने तक यात्रा तो छोड़ दीजिए, बिहार के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। और ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार की तरफ से उनको हर बार ज्ञापन देना, हमने खुद मिलकर सारी बातें इस पर हमारे पास आगे सवाल है। आगे सवाल है, ठीक है, हम आगे बोलेंगे तो विस्तार से। लेकिन आप जिस तरह से सोच रहे हैं, और हम तो कोई दावा नहीं करना चाहते हैं कि उनका यह प्रयास बेकार है, हम उस तर्क में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन मुझको भरोसा है कि बिहार में जो काम हुआ है पिछले 10 वर्षों में, जिसको भी अब वो झुठला रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में लोगों ने जो कुछ भी देखा है, झेला है, वो सिर्फ बाजार की ताकत, कुछ जातियों के बीच झगड़ा और धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन हम देख रहे हैं वहां। देखिए एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप लोगों को भी मालूम ही होगा, बिहार में कोई बड़ा वो सांप्रदायिक दंगा नहीं करा सकते, क्योंकि हम लोग बहुत अलर्ट हैं, सामाजिक स्तर पर भी अलर्ट हैं और प्रशासनिक स्तर पर भी अलर्ट हैं। हम देख रहे हैं एक ट्रेंड है कि छोटे मोटे झगड़े वो कराते हैं। अब वो यहां पर चले गए हैं कि चलो एक गांव का झगड़ा 2-3 गांव पर असर करेगा। 2-3 हजार वोट एक विधानसभा के क्षेत्र में मैटर करता है, 2-3 हजार वोट को ही
इस लाइन पर पोलराइज कर दो। तो एक एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं, और फिर यही नहीं, हम उनकी इस ताकत को भी देख रहे हैं कि एक कोई जात है तो उसके सामने ये बता देना कि देखो इसको तो पूरा सम्मान नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ जाना उसको सम्मान नहीं मिल रहा। तो ये सब करके वो कन्फ्यूजन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि उनको जो लोकसभा के चुनाव में जबरदस्त समर्थन मिला, हर तबके का समर्थन मिल गया, अब लेकिन उनको कुछ हासिल हुआ नहीं, कुछ दिखा नहीं है, इसलिए उनकी बातों का वो असर नहीं है कि वो इन चीजों के माध्यम से गोलबंद कर लेंगे। चलिए और नीतीश जी, हम आगे लोग चलते हैं। और हम लोग भी हम ये आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम लोग मास पार्टी हैं, तो हम लोग एक मैसेज के आधार पर मास कांटेक्ट और अपनी बात रखते रहे। आज ही नहीं, ये सिलसिला रहा आज़ादी के पहले मास पार्टी जो रही हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइज ढंग से कार्डर बेस्ड पार्टी तो या तो ये आरएसएस के थ्रू धीरे 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 जनसंघ भाजपा, कई जगहों पर जो समाजवादी थे या नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज थे, नॉन बीजेपी या नॉन जनसंघ, वो उस तरह से ऑर्गेनाइज रह नहीं सके, इसका फायदा इनको मिलता गया सुनाए सुनाए। लेकिन इस बार हम लोगों ने भी संपर्क को इस तरह से केंद्रित किया है अपने जनसंपर्क के काम को कि हम लोग भी सिर्फ मैसेज नहीं बल्कि उसके साथ जबरदस्त जनसंपर्क के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। नीतीश जी, आप बात कर रहे थे, आपके एक और सहयोगी हैं, उनकी एक बात और सुन लेते हैं। इसने बड़ा भारी षड्यंत्र किया है बिहार में। नीतीश कोई फैक्टर नहीं है। नीतीश ने लोकतंत्र का गला दबाया, प्रलोभन देके हमारे एमएलए का जाली काम करके किया। अभी हम जा रहे हैं असेंबली या फिर राजभवन। अब पूरे बिहार में हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हम तो जो आप कह रहे थे कि लोकतंत्र का गला ये दबा रहे हैं, वही बात लालू यादव भी कह रहे हैं। इस तरह के क्लिपिंग्स आप 2 ही लाए हैं, हम ही आपको 50 भेज देंगे, तो हम आपको 50 भेज देंगे। ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज मीनिंगलेस है, मैं कह रहा हूं। नीतीश जी, इसका मीनिंग इसलिए है क्योंकि आप इसी व्यक्ति के साथ खड़े हुए हैं। हाँ, यही आज आपके सहयोगी हैं, यही आप तीखी बातें आपने भी की, उन्होंने भी की। कैसे विश्वास करें कि ये आगे एक साथ मिलकर चलेंगे? क्यों नहीं लोग विश्वास करेंगे? ये मैं जानना चाह रहा हूं, बताइए कैसे विश्वास करें? विश्वास इसलिए करेंगे कि आज की जो परिस्थिति है, यानी लोग एक एक बात को समझ रहे हैं, ना। मौका तो दे दिया देश में, और जब मौका दे दिया तो जितने वायदे किए वो सब वायदे पूरे हो गए। हर गरीब आदमी को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मिल गए। 100 दिन के अंदर सारा पैसा आ गया। किसानों को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल गया, 3 बार घोषित हो गया। बेरोजगारों को, नौजवानों को बड़ी संख्या में रोजगार मिल गया। वो तो जो एक एक चीज कही गई है और जिसके आधार पर लोग आकृष्ट हुए थे, तो लोगों के सामने है ना। तो इस पूरी परिस्थिति में लोग भी, बहुत सारे लोग जिन्होंने वोट दे दिया, अब वो अफसोस कर रहे हैं। और उस परिस्थिति में उन्हें चाहिए कि सब लोग गोलबंद हों, अलग अलग लड़ेंगे तो लोगों में गलतफहमी होगी। इसलिए ये जो गोलबंद हम लोग हुए हैं, अपने तमाम पुराने एक दूसरे पर कही गई बातों के बावजूद इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि एक पूरी मजबूती आ सके और उनके विरोध में कई खेमे लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे, वोट का बिखराव न हो, इस बिखराव को रोकने के लिए। चलिए, ये आखिरी बार नहीं है कि आप इसका जवाब दे रहे हैं, सवाल आपको घेरेगा लगातार। संगीता, आप अपना सवाल पूछें। हम घेराएंगे तब ना। नीतीश जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है आपसे कि लालू प्रसाद यादव आपके लिए एसेट हैं या लाइबिलिटी, और इसी से जुड़ा हुआ कि उनके और राबड़ी देवी के 15 साल के शासन को, उसका आकलन आप किस तरह से करते हैं, जब बिहार के विकास की बात हो या कानून व्यवस्था की हो? आज वो विषय ही नहीं है।
विषय इसलिए है 15 साल के शासनकाल के बाद बिहार में चेंज आया, हम लोग आए, आज पूरी स्थिति बदल गई है। लेकिन आप उसका आकलन किस तरह से एक आदमी 15 साल पहले 10 साल पहले का सोच नहीं रहा। ये बहस मीडिया में ही है और मीडिया के माध्यम से ही ये कहे कोशिश हो रही है, इसमें कोई दम नहीं है। और बिहार में भाजपा से अलग जितने वोट हैं उनमें आपस में बिखराव न हो, उसको रोकने के लिए एक सशक्त, जिसको कहिए कि आधार बनाने के लिए सब लोगों के लिए, ताकि लोगों को लगे कि नहीं यह विकल्प है। नीतीश जी ये और सवाल यह विकल्प बिहार से शुरू होकर देश भर में एक ट्रेंड होगा कि ऐसे तमाम लोग, ये कोई मामूली ट्रेंड नहीं है। आप लोग इसके कॉन्ट्राडिक्शन को उभार रहे हैं, ये हम जानते नहीं हैं कि लालू जी जानते नहीं। और आप एसेट और लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये एसेट लायबिलिटी कह करके कि कुछ कह दीजिए, सवाल उसका है ही नहीं। इन सब बातों के बावजूद हम सब लोग गोलबंद हुए हैं, देश स्तर पर एक सशक्त विपक्ष का निर्माण हो। और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में जिनका भी विश्वास है। अच्छा, आप लोग तो आज इतना पूछ रहे हैं, हमको ये बताइए कि तब तो जेपी ने जो जनता पार्टी का गठन किया, ये सब लोग तो मोर्चा बनाने को तैयार थे, और मोर्चा का प्रयोग गुजरात में इमरजेंसी के पहले सफल भी हुआ था राज्य में, जनता मोर्चा। बावजूद उसके इमरजेंसी में जेपी ने कहा कि एक दल बनना चाहिए। कौन कौन लोग शामिल थे? कांग्रेस वो भी थी, सोशलिस्ट भी थे, जनसंघ भी थी। अब आप जरा बताइए कि वो जो कॉन्ट्रडिक्शन था, हम लोगों के बीच में तो कोई आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, हम लोगों के बीच में काम करने के नजरिए का है। आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है। वहां जरा बताइए जनसंघ, नहीं, ये प्रश्न आना ही चाहिए। अगर आप 25 साल पीछे ले जा रहे हैं तो व्हाई नॉट 35 इयर्स? आप 40 साल पहले क्यों नहीं ले जाते हैं? जेपी ने एक ऐसी पार्टी, जनता पार्टी बनवाई, और जिसको कितना जबरदस्त, 4 राज्य को छोड़ करके देश में सब जगह वो कंप्लीटली, एक सीट कांग्रेस को नहीं मिली। नीतीश जी आपको 10 साल पीछे इसलिए ले गए क्योंकि एक बार आप लोग दोनों साथ में हैं, और इसलिए बिहार के लिए ये जानना ज़रूरी है, बिहार के लोगों के लिए, कि आप उस शासनकाल को किस तरह से देखते हैं। क्योंकि अगर आप वापस सत्ता में आते हैं तो आप दोनों, जाहिर सी बात है, मिलकर सरकार चलाएंगे। ये लोगों को ये कोई जानते नहीं है क्या? सारे लोग जानते हैं। कोई नया जानेंगे क्या? न हमको नया जानेंगे, न लालू जी को नया जानेंगे। लेकिन आज आप बताइए कि आज भी जो हमारी सरकार वहां है, इस सरकार को आरजेडी का सपोर्ट है, इस सरकार को कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट है, इस सरकार को सीपीआई का सपोर्ट है, एक इंडिपेंडेंट का भी सपोर्ट है। जो हमारा बहुमत है वो तो सब लोगों को मिलाकर है, सरकार चला रहे हैं। तो जरा सा बताइए ना कि पिछले 8 महीने में ऐसा कौन सा काम हुआ जो आपको दिखाई पड़े कि यह सुशासन के स्पिरिट के खिलाफ है? कहिए ना, यूं ही एक भय पैदा करना। और अभी तो 8 महीने में कोई एग्जाम्पल दीजिएगा ना, कोई एग्जाम्पल कि बिहार में ऐसा कुछ क्या हुआ है, कौन सा डेवलपमेंट का काम रुक गया, फुल स्पीड में काम चल रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो। कौन से इशू को जिसको हमें रिजॉल्व करना चाहिए हम लोग रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं? कहां किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है? और आज जबकि सब लोगों ने मिलजुल कर ये तय कर दिया कि हमें काम करने का मौका महागठबंधन को जनता देगी, तो किसके नेतृत्व में काम होगा? कहां कोई कंफ्यूजन है? और ये 6 महीने 8 महीने का जो फिर का पिछले कार्यकाल को उठाकर देख लीजिए। मुझको बताइए कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा उदाहरण, कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे आपको लगे कि गुड गवर्नेंस के ऊपर तो बड़ा भारी भाई क्वेश्चन मार्क लग गया। चलिए नीतीश जी, तो कैसे चलेगा? आगे बढ़ते हैं। ये बहुत चर्चित बयान है, इसको भी सुन लीजिए। एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद
शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। अब एक तो क्लियर हो गया ना कि बीजेपी के लोग पॉलिटिकल डीएनए बोलते, कहीं पॉलिटिकल सब था, पर उनका आशय पॉलिटिकली था। आशय, वाह साहब, उनके लिए आप आशय ढूंढेंगे और हम लोगों को शब्द पर हम लोगों की व्याख्या करेंगे। हम लोगों की व्याख्या हम लोगों के शब्दों पर और उनकी व्याख्या उनके आशय पर। ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ। आपको लग रहा है ये तो एडवांटेज देना हुआ। अब आप बताइए एक चीज, ये जो सुना दिया आपने, इसमें क्या चीज था? इसी पर तो हम पूछ रहे हैं कि जून 2010 की घटना के बाद 2010 का विधानसभा का चुनाव हुआ। आपने सुनाया थाली की बात, कल सहरसा में उन्होंने चेक लौटाने की बात कही। अब आप बताइए, इसके बाद बीजेपी मेरे लीडरशिप में चुनाव लड़ी, क्यों लड़ी? कैसी पार्टी है, कैसा स्वभाव है, कैसा मिजाज है? आप भी चुन रहे। उन्होंने तो कहा कि मुझे कमरे में बुला लेते हैं, चांटा मार देते हैं, मुझे समझा देते हैं, मैं मान जाता हूं। ये भाषा हो सकती है क्या? ये कहां पर उन्होंने? अरे उन्होंने कहा तो आप उनकी व्याख्या करिए। मैं पूछ रहा हूं आपसे, कहीं सुना है क्या कि किसी को चांटा हमने मारा? वो तो तैयार कभी थे। कोई सोच भी सकता है क्या? राजनीति में कहीं कोई सोच भी सकता है क्या? ये भाषा आप समझ रहे हैं, ये भाषा संतुलित है? यह भाषा तो असंतुलित है। यह भाषा तो इस बात का परिचायक है कि सामने वाले के प्रति मन में इतना भयंकर कंटेम्प्ट है। मेरे मन में तो कुछ नहीं है। मैं तो जाता हूं एयरपोर्ट पर, स्वागत करता हूं, हंसकर स्वागत करता हूं। मेरे मन में तो जरा भी नहीं कोई क्लेश है। मैं चूंकि मानता हूं कि हो सब चीजें राजनीतिक है। नीतीश जी, ऐसा है, शिष्टाचार अगर निभाते तो आपने अगर जब खाने पे बुलाया था तो खाना उनको खिलाते, चेक उन्होंने भेजा था फ्लड रिलीफ के लिए, वो लेते। शिष्टाचार की कमी आप में थी और वो उसका जिक्र कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, जब वो डीएनए की बात करते हैं तो आपका व्यक्तिगत डीएनए की बात कर रहे हैं, बड़ा साफ है उसमें। क्योंकि जो भी इंसिडेंट हुआ, थाली छीनी, बिहार ने नहीं छीनी। अब आप जो हैं वो डीके बरुआ की तरह इंडिया इज इंदिरा और नीतीश कुमार इज बिहार और बिहार इज नीतीश कुमार, आप उस पर आ गए हैं। डीएनए जो है बड़ा साफ है कि वो पहले, उससे पहले जो आधा सेंटेंस पहले बोले हैं वो कि आपके डीएनए के आप जो हैं लोगों को यूज़ करते हैं, डंप करते हैं। अब आपको जरूरत पड़ी तो फिर लालू यादव के पास आ गए और आपने उन कहा कि वो सांप है, मैं चंदन हूँ। तो ये जो भाषा है, कहीं ना कहीं आप में कॉन्ट्रडिक्शन है, वो नजर आ जाती है कई दफा। उनकी भाषा तो बड़ी अच्छी आपको लगी? नहीं, आप मेरी भाषा तो बड़ी आपको आपने बुरी तो लग उससे भी ज्यादा गलत किया। खाना बुला के इनविटेशन उनको कहा नहीं, अगर ये आएंगे तो नहीं करूंगा, पर आपने इस्तीफा नहीं दिया 2002 में। अगर इतना उन्होंने बुरा काम किया था तो आपने इस्तीफा नहीं दिया 2002 में। जी जी बोले, हमको बोलने भी दीजिए। जी बोलिए। कहां से 2002 से शुरू करे? नहीं, या डीएनए वाले आप ये कह रहे थे 10 साल जो लालू यादव का रिकॉर्ड है वो इरेलेवेंट है, पर 2002 रेलेवेंट है आपके लिए। ठीक, जवाब ले लेते हैं जी। पूरा एक एक प्रश्न जो आपने छेड़ा है उसका जवाब दे दें। एक बात मैं आपको साफ बता दूं कि जो भोज कैंसिल हुआ है वो बीजेपी का निर्णय था। आप चाहे इस चीज के लिए वहां तो बैठे हुए थे नहीं आप। जो चीजें छपी, हम लोगों ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। हमने अभी असेंबली में भी इस बात का जिक्र किया। ये उन लोगों ने छोड़ा, हमारी तो पूरी तैयारी हो गई थी। और मेरा नहीं था, जेडीयू की तरफ से था। वो कोई बिहार के मुख्यमंत्री या बिहार सरकार की तरफ से भोज नहीं था, वो जेडीयू की तरफ से आयोजित था। तो एक तो यह है, और दूसरी बात है 5 करोड़ के चेक की बात कही। मैंने पहले ही कह दिया, जब वो पटना गए अपने पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में, आपने विज्ञापन देखा, याद है आपको? आपको याद नहीं होगा, क्योंकि याद रखना नहीं चाहिएगा। उन्होंने 5 करोड़ रुपया 2008 में भेजा था। कोसी ट्रेजेडी हुए 2008 में। 2010 में विज्ञापन निकालते हैं कि गुजरात ने विपत्ति के काल में बिहार की सर्वाधिक सहायता की। कोई भी राज्य में अगर आपदा आती है तो दूसरे राज्य से मदद जाती है। कोसी आपदा में भी 5 करोड़ उन्होंने भेजा, उससे भी काफी ज्यादा राशि सबने भेजी सीएम रिलीफ फंड में। लेकिन उनका यह कहना, जो मदद करता है वो उसका विज्ञापन नहीं छपवाता। आज तक इस देश में कोई इतिहास नहीं है
कि किसी भी राज्य सरकार ने आपदा की परिस्थिति में किसी दूसरे राज्य में मुख्यमंत्री राहत कोष में कुछ राशि भेजी हो तो इसका विज्ञापन छपा हो कि विपत्ति की घड़ी में आपने दिया। ये कौन सा भारतीय संस्कृति के अनुकूल है? देने वाला कभी इस बात को कहता है? लेकिन उनका संस्कार जो भी था, इस बात की मुझे तकलीफ हुई कि भाई यहां तो हजारों करोड़ रुपए कोसी आपदा में खर्च हुए और जहां तक सीएम रिलीफ फंड है, कल ही मैंने फिगर दिया 250 करोड़ आए, इनके 5 करोड़ लौटाने के बाद भी, और सीएम रिलीफ फंड के माध्यम से भी कोसी ट्रेजेडी में अलग काम हुआ। पर इनका ओरिजिनल सवाल ये देखिए, बात को अगर पूरे पर्सपेक्टिव में नहीं रखा जाएगा तो पता चला कि कोई चीज बिला वजह चस्पा कराई जाती है। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। जिस भाषा का कोई दूसरे लोग प्रयोग करें वो ठीक है, नहीं, पर और इनका हम ये लोगों की भाषा, इनका सवाल ये था कि तक क्या ऐसी कौन सी भाषा का प्रयोग किया क्या जो ऐसा लगे कि अशिष्टता है? क्या हमारा इंडिया कौन इज सा इंदिरा? नहीं, बात पूरी हो जाने दीजिए, बीच में अगर छेड़िएगा तो नहीं, बात नहीं, बोलिए, बोलिए, पूरी हो ही नहीं पाएगी। बोलिए नीतीश जी आप। इन्होंने 5 सवाल किए और इसी पर मैंने कहा कि ये घटना कब की है? 2010 की घटना। उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ। वो चुनाव मेरे लीडरशिप में लोग लड़े, जेडीयू के साथ लड़े। क्यों लड़े अब वो बताएं। आप उस समय चुनाव लड़ लिए, उस चीज को आप भूल गए और आज उसको इन्वोक कर रहे हैं। आखिर आपके इरादे क्या है? आपने कहा 2002 की गुजरात की घटना गुजरात की थी, हम लोग तो अटल जी के नेतृत्व में थे। अटल जी ने क्या कहा था? राजधर्म का पालन करना चाहिए। अब उनकी पार्टी में जो भी हो, श्रद्धेय अटल जी की बात कितनी चली नहीं चली, हम उस विवाद में नहीं जाना चाहते, लेकिन हम अटल जी के नेतृत्व में थे। हम लोग का जो अलायंस था, समता पार्टी या जेडीयू, अटल जी के नेतृत्व वाले एनडीए का अंग था। अटल जी का तो उसमें दोष नहीं, अटल जी ने तो सुझाव भी दिया था, हम लोग उनके साथ थे। लेकिन अब अटल जी के बाद जो दूसरा लीडरशिप अब लाने की कोशिश हो रही है, तो यही तो कारण था कि हम लोगों को लगा कि भाई अब बीजेपी नए स्वरूप में फिर से आ रही है, इसमें अपने को एडजस्ट करना संभव नहीं है वैचारिक रूप से। व्यक्तिगत एडजस्टमेंट की बात नहीं है, वैचारिक रूप से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। माफ करिए, मैं इसलिए हम लोगों ने इसी के बारे में पूछ रहा हूं। नीतीश जी, ऐसा तो नहीं है कहीं जो गैम्बल है कहीं ना कहीं गलत हो गया? आपने ये सोचा कि मैं एनडीए की तरफ से विरोध करूंगा और अडवाणी जी अंदर से करेंगे और मोदी जी को रोक लेंगे? नहीं, ऐसा है कि अडवाणी जी के प्रति हम बड़ी इज्जत करते हैं। अडवाणी जी के प्रति मेरे मन में इज्जत का भाव है, लेकिन अडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और आपने बड़ा अच्छा भी सरकार सोचा कि भाई जो हमारे यहाँ की संस्कृति है, स्वभाव है, बड़ा अच्छा संस्कृति का तो परिचय बीजेपी में भी दिया ही जा रहा है। 2 आदमी से 86 आदमी पर पहुंचाने वाले आदमी जिनके नेतृत्व में, जिनके संगठन क्षमता से हुआ और आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचे लोग। आज अडवाणी जी की क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में, बाहर और अंदर की बात नहीं है, सीधी बात है कि अब जब यह लग गया हम लोगों को, हम लोगों की पूरी पार्टी को, कि हम लोग वैचारिक रूप से वहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 2002 में अलग नहीं हुए क्योंकि अटल जी का नेतृत्व था। अब तो कोई छतरी थी नहीं वैसी नेतृत्व की, इसलिए हम लोगों ने तय किया अलग हूँ, और गैम्बल नहीं था। भाई वैचारिक रूप से कोई निर्णय लिया जाता है तो उसको जुआ थोड़ी कहते हैं, कोई दांव पर थोड़ी लगाते हैं, होता है। नीतीश जी, एक दूसरा सब्जेक्ट है कि जो डीएनए वाला कटाक्ष माननीय प्रधानमंत्री ने किया और उसके बाद आपने उसका जवाब दिया और आपने ये भी कहा कि बिहार से डीएनए के सैंपल प्रधानमंत्री निवास पे भेजे जाएंगे। तो पहला सवाल तो ये है कि क्या उसमें आपका और लालू जी का भी डीएनए का सैंपल होगा, एक। और दूसरा, इसी के साथ लगा हुआ एक सवाल है कि कल आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री के भाषण के बाद ये कहा कि जिस तरह से उन्होंने वो स्पेशल पैकेज अनाउंस किया वो एक नीलामी सरी का अनाउंसमेंट था। तो इन दोनों के चलते मुझे ये लगता है कि आपका एक मेजर कैंपेन पॉइंट बिहार की अस्मिता है, बिहार का प्राइड है,
और वो जो डेमोक्रेसी का आपका प्लैंक है उसके साथ कैसे जुड़ता है, इस पे थोड़ा व्याख्यान करें। देखिए, आपने ठीक कहा कि जो कुछ भी डीएनए के बारे में उन्होंने कहा और आपने कहा कि भेजेंगे, भाई तो मेरा डीएनए तो खराब उन्होंने घोषित ही कर दिया, तो इसकी तो पूरी रिपोर्ट उनके पास है। ये तो बिहार भर के लोग अपना सैंपल भेज रहे हैं कि आप डीएनए जांच करा लीजिए, तो आप अपना जिनका नहीं भेज डीएनए खराब उन्होंने कहा है उसके साथ ये डीएनए मेल खाता है या नहीं खाता, क्योंकि उनके पास तो है ही है। उन्होंने जब डिक्लेयर कर दिया कि डीएनए मेरा खराब है तो उनको तो मालूम होगा, उनके पास तो रिपोर्ट। लालू जी का डीएनए नहीं, लालू जी के बारे में उन्होंने ही कहा। और सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार देश के सर्वोच्च राजनीतिक पद पर बैठकर, देखिए राजनीतिक विरोध होगा, लेकिन मुझको ये बताइए कि अगर दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में या दूसरे लोगों के द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में कोई व्यक्तिगत आक्षेप हो, तो क्या हम पार्टीजन एटीट्यूड अपनाकर प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? सबको खराब लगेगा। तो उन्होंने वहां जाकर जिस तरह से मेरे बारे में इस तरह की टिप्पणी की, इसलिए ये जो कैंपेन है वो तो है कि कृपा करके शब्द वापस ले लीजिए, टेक बैक योर वर्ड्स, कृपया अपने शब्द वापस ले लीजिए। विनम्रता पूर्वक आग्रह है, शब्द वापसी का ये अभियान है कि शब्द वापस लेना चाहिए। क्या इस तरह की भाषा, यानी आप इस चीज को अप्रूव करते हैं कि कोई देश का प्रधानमंत्री जाके किसी के राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी टिप्पणी करे और वो बड़ा सराहनीय है? नहीं, मैं बिहार की अस्मिता की बात बिहार इसलिए कह रहे हैं कि लोगों ने इसको अपने आप बिहार की अस्मिता के साथ जोड़ा। मैं 5 दिन तक ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था, 7 दिन तक चारों तरफ से ये बात उठने लगी, आने लगी कि नहीं ये तो बिहार की अस्मिता पर चोट की गई है, ये तो बिहार का अपमान है, बिहारियों का अपमान है। कोई चीफ मिनिस्टर के पद पर है तो आज की तारीख में सब लोगों का जब तक है वो उसके साथ लोग अपने आप को जोड़ते हैं कि इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तो लोगों का हुआ तो हमने कहा कि ठीक है, इतना आग्रह किया कि शब्द वापस ले लीजिए कृपा करके, प्लीज टेक बैक योर वर्ड्स। नहीं, आपने जो तो इसलिए ये अस्मिता के साथ डोनेशन की बात और की दूसरी है, देखिए आपको सिंगल आउट नहीं किया प्रधानमंत्री ने। अभी दुबई में जो भाषण दिया था वहां पर भी जाके बताया कि उन्होंने मालदीव्स में पानी पहुंचाया था, नेपाल में मदद पहुंचाई थी, शेख हसीना की मदद की है, तो उनकी थोड़ी शायद व्यवहार में ऐसी बात है। आपको तो सिंगल आउट नहीं किया लगता उन्होंने। नहीं, तो सबके साथ ही ऐसा व्यवहार करते हम हैं। तो समय की इनके सीमाओं के चलते, वरना आप जान लीजिए यह तो भारतीय संस्कृति में है ही नहीं, और सच पूछिए तो मानवीय संस्कृति के प्रतिकूल है कि आप अगर मदद करते हैं तो उसका बखान करते हैं। और नेपाल में बिहार की तरफ से जो कुछ भी हुआ सबको मालूम है। कभी कोई कहने गया है क्या? भारत की तरफ से कोई मदद नेपाल की, तो हम लोगों का तो ये ड्यूटी है ना। आखिर भारत में कोई विपत्ति आती है तो और दूसरे देश के लोग मदद ऑफर करते हैं या नहीं करते, हम ले या नहीं ले, पर ये जो इरादे तो होते, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। पर यह बोलना किसी भी तरह से मानवीय मूल्यों के हिसाब से भी और राजनयिक दृष्टिकोण से भी यह मुनासिब नहीं है। इससे देश को अंततोगत्वा नुकसान होता है। ये जो थाली वाली आपने बात की, आपने थाली नहीं खींची, थाली खींच ली बीजेपी वाली, आज आप कह रहे हैं कि नहीं, थाली उन्होंने खुद ही वापस कर दी थी। जी, क्या तो हमने उस समय भी कह दिया था और असेंबली में भी इस बात का मैंने जिक्र करके बता दिया था। ये तो एक तरफा प्रचार करते करते इस बात को कहे, इसलिए हम कहते हैं उनको। नहीं, क्या कहा बीजेपी ने कि वो नहीं चाहते हैं ये भोज? अरे वो जिस तरह का उन्होंने बिहार के सेंटिमेंट के को चोट पहुंचाने वाली बात कही थी, उसके आधार पर मैंने अपनी जो पीड़ा थी उसका हमने बयान कर दिया कि भाई ये नहीं कहना चाहिए, तो बिहार के साथ अपमान, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, ऐसी कौन सी बात हो गई, नहीं करना चाहिए। तो ये बात उन लोगों के मन में लगने लगी धीरे धीरे, और शाम होते होते उन लोगों ने कहा कि छोड़ दीजिए। वो पूरे दिन में ये भोज पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, क्योंकि मेरे मन में भी जो पीड़ा थी
उसको हमने प्रकट किया कि यह नहीं कहना चाहिए, भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल है, देने वाला भजता नहीं है, बोलता नहीं है। तो ये सारी बातें हुई, माहौल उस दिन का थोड़ा, तो फिर बीजेपी से संदेश आया कि कॉर्डियल नहीं रहा। यस, बीजेपी के लोकल लीडर्स ने कहा कि छोड़ दीजिए, हमारा तो ऑलमोस्ट सब कुछ तैयार था। नीतीश जी, किस भारतीय संस्कृति की बात लेकिन हम एक चीज उसको क्लोज करते हुए कह दें कि वो तो हम लोगों के ऊपर चस्पा हो गया, अब उस बहस में पढ़ने से क्या फायदा है। हम तो एक साधारण सा सवाल पूछते हैं कि इतने दुखी थे तो उन्हें रिश्ता तोड़ना चाहिए था ना। अगर उनको लगता है कि मेरे इस एक्शन से उनको इतनी ठेस पहुंची, तो सबसे पहला तो काम करना चाहिए था उनको, साथ नहीं लड़ना चाहिए था चुनाव। हमने तो उन लोगों को कह दिया था कि भाई जहां मुख्यमंत्री का आवास होता है वहां से राजभवन 1-1.5 मिनट का रास्ता है। मैंने कह दिया था कि भाई बता दीजिए, 1 मिनट का रास्ता है, हम तैयार हैं, हम जाकर वहां अपना त्यागपत्र सुपुर्द करेंगे। तो साहब वो रहे भी, बाकी समय वो सरकार भी रही, गठबंधन भी रहा, लीडरशिप भी वही रहा, चुनाव भी लड़े, जबरदस्त सफलता भी मिली। तो ये कौन सा मुद्दा रहा ये? आज इस मुद्दे को इन्वोक करना यह इस बात को दर्शाता है कि वो किसी चीज को मन में जिसकी गांठ बांधते हैं, वक्त का इंतजार करते हैं और समय बीतने के बाद वो करते हैं। तो ये तो हम लोगों का इससे बढ़िया और कौन निर्णय हुआ भाई? अलग होने का हम लोगों का उस गठबंधन से, इससे अलग तो कोई निर्णय होना नहीं चाहिए था। अगला सवाल शंकर चंद जी। मेरा जो नीतीश जी मूल सवाल था उस पर चर्चा हो चुकी, लेकिन मैं थोड़ा और स्पेसिफिक आपसे जवाब चाहूँगा। ये एक अजीब, मैं तो कहूँगा भयंकर सी कटुता आपके और प्रधानमंत्री के बीच में हो गई है और बिहार में रोज़ रिस रही है। वो सुबह में आप लोग हाथ मिलाते हैं, दोपहर शाम होते होती ऐसी, मैं तो बुरा ना मानिएगा, गाली गलौज शुरू हो जाती है, होल डिस्कोर्स। आप कहते हैं कि आपका मतभेद वैचारिक है। मैं जानना चाहूँगा कि इसमें कोई व्यक्तिगत उसका कुछ कोशंट है कि नहीं। और वैचारिक, आपने अटल जी और अडवाणी जी की भी बात की, भाजपा के साथ आप 17 साल तक करीब साथ रहे। अगर वैचारिक है तो किन किन बिंदुओं पर वो अगर स्पेसिफाई कर पाएँ कि किन बिंदुओं पर नरेंद्र मोदी से आपका भाजपा को अलग छोड़ के वैचारिक मतभेद है? ये तो भारतीय जनता पार्टी की आज की स्थिति को देखकर ही उसका उत्तर मिल जाता है। उनके हालात क्या हैं आप जरा देख तो लीजिए। कोई लोकतंत्र बचा है वहां क्या? अब कोई पार्टी का साथी और सहयोगी है? फॉलोवर सब उनके हो गए हैं, बैठ गए। तो वह तो एक अलग प्रश्न है। आपने जो कुछ भी कहा, आप जरा बताइए, प्रधानमंत्री जी जाते हैं, हम गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, सरकारी समारोह में भी रहते हैं, प्रेम से हम अपनी बात करते हैं, सब कुछ ठीक है। दूसरे प्रोग्राम में भी जाते हैं जहां मैं डायस पर हूं लेकिन मुझे बोलने का अवसर नहीं है। मैं इस देश का कृषि मंत्री भी रह चुका हूं, इस नाते आईसीआर का प्रेसिडेंट भी रहा हूं, और आईसीआर का फंक्शन है, 5 मिनट मेरे बोलने का वहां वक्त नहीं है। मैंने तो कुछ नहीं कहा, हम तो मीटिंग में रहे, इसके बावजूद रहे। विदा कर दिया, मुजफ्फरपुर में गए, पहल किन की तरफ से हुई, और मुजफ्फरपुर में वो जितनी बात बोल गए, अगर उन बातों का उत्तर न दिया जाए तो फिर आप क्या कहते? तब तो जो बात बोल रहे हैं वो सही है। अगर हम उत्तर देते हैं तो गाली डैश आप एक गलौज जोड़ देते हैं। ये एक तरफा गाली है, गाली के बाद गलौज नहीं है ये। हम लोगों की तो हम मतलब आज जो बिहार में जो जिम्मेवारी लोगों ने दी है, इस नाते यह तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं फैक्ट्स को लोगों के सामने रख दूं। और मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी भी नहीं, आज अभी भी पूछ रहे हैं तो मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही है। हम तो पूरा आदर सम्मान
पटना के बाहर कल सरकारी समारोह था, मुझे नहीं जाना था। मैं जान रहा था कि ये पूरा का पूरा पहले का किया हुआ सब कुछ स्वीकृति दिया हुआ काम है। ये शिलान्यास बिल्कुल कोई मायने नहीं रखता है, बहुत सारी चीज़ों का अलाइनमेंट तय नहीं है, अलाइनमेंट तक तय नहीं है। आप शिलान्यास कर रहे हैं, बहुत अच्छा करिए। मैं तो इस तरह के फंक्शन का पार्ट नहीं बन सकता था, और वहाँ जाकर अगर इन बातों को कहूँ तो लोगों को यह लगता कि यह अशिष्टता है। मैं कुछ भी करूँ अशिष्टता नहीं कर सकता हूँ, चाहे मेरे ऊपर जितना भी चार्ज लगाई। अब क्या क्या कहा गया साहब, सरकारी मंच से क्या कहा गया? राज्य की सरकार केंद्र के सामने अपनी बात रखती है, क्या उसको भीख मांगना कहते हैं, याचना कहते हैं? ये तो ड्यूटी है हमारा। कोई भी केंद्र की सरकार में रहेगा, अगर हम राज्य की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं तो हम केंद्र के सामने अपनी बात रखेंगे ही। ये याचना है, ये तो हक की बात है, अपने प्रॉब्लम्स को रखना। लेकिन जिस अंदाज में कहा गया, जैसे लगता है कितना, जिसको कहिए कि डेनिग्रेट करके वो सारी बातें कही गई। चलिए आप बताइए, तो मेरा निर्णय तो बिल्कुल सही था ना कि वहां हम उस कार्यक्रम में नहीं गए। अब आप कल्पना करिए कि इस तरह की बात होती है, फिर आप पब्लिक मीटिंग करते हैं, रैली करते हैं अपने पार्टी का उस दिन, और जो कुछ भी बात बोलते हैं, अगर फैक्ट्स को हम लोगों के सामने, तथ्यों को नहीं रखें तो क्या हम अपनी ड्यूटी को निभाते हुए पाए जाएंगे? तो मेरा कर्तव्य है, मेरी तरफ से कोई तीखापन नहीं। नीतीश जी, इसमें तो आपकी मैं प्रधानमंत्री ऑफिस का, पद का सम्मान करता हूं। जनता जिनको भी बिठाए हम वो सम्मान करते हैं। अच्छा आप बताइए, कल की 1 मिनट का समय दे दीजिए, कल की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग के बाद धन्यवाद ज्ञापन में क्या कहा गया? सरकारी मीटिंग का केंद्रीय राज्य मंत्री श्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इतना दे दिया, अब आपको भी देना है, कम से कम 10 करोड़ वोट, या ऐसा कुछ बोला शब्द कि वो जरूर दे दीजिए। तो हमने कहा कि भाई बोली लग रही है क्या? इस तरह से कोई राज्य को हमको याचक कह रहे और खुद कह रहे 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़। जरा बताइए, ये कोई तरीका है? तो कृपा करके मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि हम लोगों का कोई योगदान नहीं है, मैं तो सिर्फ आईना दिखा देता हूं, जो कि मेरा कर्तव्य है। अगर मैं इस जिम्मेवारी को नहीं संभाले रहता तो मेरा कोई गरज नहीं था, लेकिन आज तो मुझको करना ही पड़ेगा। और वह भी तो हो गया ना, ये सो कॉल्ड पैकेज हो रहा था, तो पुरानी चीजों की रीपैकेजिंग है, कुछ भी नया नहीं है, कोई बजटरी प्रोविजन नहीं है, प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास होता है, अलाइनमेंट तक तय नहीं रहता है, तो आप उसको क्या कहेंगे? इन बातों को बता देना, तथ्य को सामने रख देना, तो यह तो हमारी ड्यूटी है। इसमें तो आपकी लाइन है नीतीश जी, याचना नहीं अब रण होगा, ये आप लाइन ये कई बार लिख चुके हैं। अरे भाई, लोकतंत्र में जो चुनावी रण होता है वो तो होता ही रहता है। लेकिन अगर चुनावी युद्ध है तो युद्ध के मैदान में युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। युद्ध के जो नियम हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका भी तो उल्लंघन हो रहा है। चलिए, बात सिरे से गई बिल्कुल जी, थोड़ा अलग हटके। जी नीतीश जी, ये बताइए, चुनावी मौसम है और मोदी जी पैसों की बारिश कर रहे हैं वहाँ पर बिहार में, अगर आप चुनकर फिर वापस आते हैं मुख्यमंत्री बनकर, आप इसको कैसे इंश्योर कीजिएगा कि ये जो पूरा फंड है, आप उसको जो भी कहें कि ये पहले से घोषित था नहीं था, इसका सदुपयोग हो? मैं खुद बिहार से हूँ, ये पहली बार नहीं है कि जब बिहार को कोई स्पेशल प्रोविज़न दिया जा रहा है या स्पेशल ग्रांट दिया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पे उसका आज तक कोई असर दिखा नहीं। तो ये आप कैसे इंश्योर कीजिएगा कि इसकी यूटिलिटी सही हो, इसकी आउटकम सही हो? तो इसके लिए आपने क्या सोच रखा है? एक तो सबसे पहले मन से इस भ्रम को मिटा दीजिए कि बिहार में कभी पैसे का
सदुपयोग नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, उस एनडीए सरकार का मैं अंग था। जो कहा गया कि अटल जी की सरकार ने 10,000 करोड़ दिया, वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं, जो कि कल मैंने बता दिया, इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाहता था। 1,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष 10th 5 ईयर प्लान में बिहार के बंटवारा होने के बाद राज्य को विशेष सहायता दी गई। इसके लिए प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए, कुछ सड़कों के लिए, स्टेट हाईवे बनाने के लिए, ईस्ट गंडक कैनाल के रिनोवेशन, ये उसको कहिए जीर्णोद्धार के लिए, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स था। पावर सेक्टर में खास करके 2 हमारे जो पावर प्लांट थे, बाकी तो सब झारखंड में चले गए थे, बरौनी कांटी बंद थे, उनके रिनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए। हाईवेज का मैंने आपको बताया, और फिर सब ट्रांसमिशन के 2 फेज में काम के लिए पैसा दिया गया था। और साथ साथ यह भी तय हो गया था उस समय कि ये सारे काम आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा ईयरमार्क किया गया था, और ये तय कर दिया गया कि वो सेंट्रल एजेंसीज के माध्यम से होगा, और सेंट्रल एजेंसीज का चयन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, प्लानिंग कमीशन करेगी, सब कर दिया था। हमने इसका विरोध किया था उस समय तत्कालीन डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन को कि भाई ये ठीक नहीं है। आप अगर किसी राज्य को सहायता देते हैं तो उस राज्य के हवाले करना चाहिए, उनकी ड्यूटी है किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऊपर जिम्मेवारी इम्प्लीमेंटेशन की ली थी। नंबर 1, जब हम लोगों की सरकार बन गई, हमने देखा कि इतने दिनों में किसी सेंट्रल एजेंसी ने कुछ भी नहीं किया, तो हमने इस सवाल को उठाया कि तो गलत बात है। तो फिर डिप्टी चेयरमैन थे अहलुवालिया साहब, उनके चैम्बर में मीटिंग हुई और हम भी थे, और सेंट्रल एजेंसीज को भी उसी समय उनको कहा गया कि या तो काम शुरू करिए, नहीं तो ये सब टर्मिनेट किया जाएगा। तब जाकर काम शुरू किया। ये कौन कहता है सदुपयोग और दुरुपयोग? स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे था ही नहीं, उसके पहले तो हम स्टेट गवर्नमेंट बनी थे। अरे भाई, अब की बार कौन सा स्टेट है क्या उसमें? आप उसको देख तो लीजिए। नेशनल हाईवेज के बारे में वो घोषणा कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं बार बार कह रहा हूं, कोई अलाइनमेंट भी तय नहीं है और कुछ का शिलान्यास भी हो रहा। तो सबसे बड़ी चीज है कि ये चीजें जो उसको घोषित कर रहे हैं वो क्या है, कब मिलेगा? हाँ, नेशनल हाईवे के सिलसिले में एक बात दर्ज रहनी चाहिए सबके दिमाग में कि हम लोगों ने नेशनल हाईवे की खराब स्थिति के मद्देनजर वो पैसा नहीं दे रहे थे उसके मेंटेनेंस का और अपग्रेडेशन का, तो राज्य सरकार ने अपनी तरफ से लगभग 1,000 करोड़ रुपया लगाकर नेशनल हाईवेज को ठीक किया, और वो नेशनल हाईवेज को ठीक किया, वो पैसा अब तक नहीं मिला। तो हमने कहा कि भाई आप लोग वो पैसा तो दिलवाइए। तो आपका मानना है कि बिहार के बारे में जो ये परसेप्शन है कि सदुपयोग नहीं होता है पैसे का, ये पूरी गलत है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप किसी एक सेक्टर में जाकर आप स्टडी कर लें, आप किसी एक सेक्टर में, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, बड़बोलापन मेरे स्वभाव में नहीं है, आप आकर देख लीजिए जिस सेक्टर को देखना चाहते हैं। और अभी बिहार में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लोग लॉ एंड ऑर्डर में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, विमेन एम्पावरमेंट में, सब में अध्ययन खुद कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर घूम करके। और देश के बाहर के भी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन ने बिहार के कुछ स्कीम्स का अध्ययन किया। आप शायद ये राय आपकी बदल जाए, आपने कहा कि मैं बिहार का हूं, कृपा करके आप जाकर किसी एक सेक्टर में जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं नीतीश जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है इस बार आपकी जो रणनीति है उसमें कुछ नयापन भी है? यानी आप सोशल मीडिया में बहुत दिखाई दे रहे हैं, ट्विटर पर आप लगातार ट्वीट करते रहते हैं। ट्विटर की और सोशल मीडिया की हवा को आप पहले ब्लोअर की हवा बता चुके हैं पहले। क्या ये जो प्रशांत किशोर आए वो है? क्या ये अपने आप में जिस तरह का प्रचार मोदी पहले करते थे गुजरात में रहकर, क्या उसी की कॉपी नहीं है? उससे कहाँ तक अलग है ये? नहीं, ये तो अब हम लोगों की मजबूरी हो गई है, क्योंकि देश की सरकार तो ट्विटर गवर्नमेंट है। हमने तो कहा यूनियन ट्विटर गवर्नमेंट है,
ये अपनी बात ट्वीट करते हैं, दूसरों के वो ट्विटर पर ही लोगों का मैसेज लेते हैं। तो हम लोगों को लगा कि भाई अगर कोई, अब मान लीजिए कि सामने वाला अंग्रेजी जानता है तो अंग्रेजी में ही चिट्ठी उनको भेजिएगा। तो अगर वो ट्वीट की ही भाषा जानते हैं और वही समझते हैं तो हमें भी ट्वीट करना पड़ेगा। ये हमने बिहार के हित में किया, ये कोई मेरा व्यक्तिगत नहीं है। अब हम जो ट्वीट कर रहे हैं वो बिहार के इंटरेस्ट में ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि ट्वीट नहीं करेंगे तो जानेंगे नहीं, अदरवाइज कुछ भी बोले नहीं जानते। उस दिन जो मुजफ्फरपुर गए, कह रहे थे कंटेम्प्ट की बात कर रहे थे। मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूं। इतने कंटेम्प्ट से आप बोल रहे हैं सोशल मीडिया के बारे में? नहीं, कहां कंटेम्प्ट से बोल रहे हैं? हम तो कोई कंटेम्प्ट से नहीं बोल रहे हैं। हम तो आपको परिस्थिति बता रहे हैं कि जब गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो उन्होंने तुरंत, जो आने वाले थे तो ट्वीट किया गया था, तो उन्होंने उसको कॉग्निजेंस में लिया। तो मतलब ट्वीट को ही कॉग्निजेंस में लिया जाता है, इसलिए ट्वीट का सहारा लिया। वरना हम लोग तो साधारण और एक चलते फिरते इतना ज्यादा कौन सोचता है, हम जानते हैं। हम ब्लॉक पर थे, आप जरा सा एक बार जान लीजिए। आप जो आपको बुरा लग गया पता नहीं अकारण, जिसको कहते हैं, हम क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे जी? पहले कहा था ना, अभी हम कुछ बोल नहीं रहे थे जी। हमने तो कहा सरकार भाई ट्वीट करती है, ट्वीट की भाषा समझती है, तो हमें भी ट्वीट करना पड़ेगा। अगर हम नहीं भी ट्वीट करना चाहते थे, यानी हम इस जो नई जो एक धारा चली है उसमें खुद हम अपने को नहीं मानते हैं कि हम उतना इस काम को कर सकते हैं। बाकी जो काम करते हैं दुनिया रास आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन एक चीज बता दें आपको कि इसके पहले भी ब्लॉग पर थे और कई महत्वपूर्ण बातें हमने ब्लॉग पर ही बताई थी। जैसे लोगों के मन में रहता था लड़कियों के लिए साइकिल योजना कैसे आई, तो तरह तरह की भ्रांति, तो हमने ब्लॉग लिखकर ही बताया कि लड़कियों के लिए साइकिल योजना कैसे शुरू हुई। तो ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ट्वीट के बारे में भाई थोड़े वर्ड्स में लोग ट्वीट करते रहते हैं। जी, पहला सवाल जो आपसे पूछा अरविंद ने, तो उसमें आपने एक यूज़ किया कि मैक्सिमम गोलबंदी हम चाहते हैं और वो कर रहे हैं। कोई भी चुनाव, आप तो ज़्यादा अनुभवी हैं, चुनाव लड़ा जाता है आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ पर, मुद्दों पर, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का भी लेकिन बहुत अहम योगदान उसमें होता है। अगर दोनों गठबंधनों को हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी ने अपने गठबंधन में ज़्यादा लचीलापन और पूरी ताकत इकट्ठा की, उनका इंटैक्ट है। लेकिन आपने 100-100 सीटें आप दोनों लोगों ने ली, 40 सीटें कांग्रेस को दी। हालांकि कांग्रेस, आमतौर पे जो बड़े नेता कांग्रेस के हैं वो मानते थे कि 25 तक मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और इसके बाद आपका जो दूसरा सेकुलर गठबंधन सहयोगी है एनसीपी, वो भाग रहा है। और लेफ्ट जो कि सेकुलर गठबंधन में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अहम होता है, रहा है पहले, आप वो बिल्कुल आपसे अलग है, वो अलग चुनाव लड़ रही हैं तीनों पार्टियां। तो गठबंधन या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो चुनाव की है, उस मामले में जो आप लोगों की ये विफलता खासकर मोदी जी के गठबंधन के सामने जो लग रही है, उस पर आपकी क्या राय है? और दूसरा एक छोटा पहलू, अभी हाल में कोबरा पोस्ट ने एक बहुत रहस्योद्घाटक रिपोर्ट दी। उर्मिलेश, ये सवाल अलग है। अच्छा, नहीं, उसमें एक स्पेसिफिक कि अमीरदास आयोग जो है, अमीरदास आयोग जो है, क्या उसके बारे में आप फिर से नए विचार करेंगे? जो गठबंधन, ये दो पहलू बताएं। हम दोनों का जवाब दे देंगे। दूसरा सवाल आपके पास है, इनका सवाल है वो। अच्छा, एनीवे उसी समय कहिएगा, जवाब दे देंगे। लेकिन जो आपने कहा कि लेफ्ट की जहां तक बात है, लेफ्ट ने हम लोगों का गठबंधन ठोस रूप ले सका, इसके पहले ही निर्णय कर लिया था उन्होंने कि वो एक लेफ्ट की जितनी पार्टियां हैं वो मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। उसमें हम लोगों का नहीं, हम तो बल्कि लोकसभा के चुनाव के बाद आए थे और हमने कहा था कि भाई अब अपनी राय हमने बताई थी। और लोकसभा के चुनाव में तो सीपीआई के साथ ही मेरा वहाँ तालमेल था, जेडीयू का। लेकिन यह फैसला लेफ्ट ने ही, और इसका ऐलान भी कर दिया, ये ऐलान सीपीएम सीपीआई के लीडर्स के द्वारा। और वहाँ एक तीसरी पार्टी है, महत्वपूर्ण पार्टी है सीपीआई एमएल, तो उनका तो और पहले से था।
तो इसलिए लेफ्ट का जहाँ तक सवाल है, उनका फैसला पहले से था, इसलिए वो उसके बाहर थे। रही बात आपने एनसीपी की बात कही, हम लोगों ने एनसीपी की तरफ से, एनसीपी को अपनी तरफ से नहीं छोड़ा। एनसीपी के लिए सीटें निर्धारित थीं और उनके लिए छोड़ दिया। उन्होंने फैसला किया और जिस तरह के 2 दिन से बयान उन्होंने दिए और एक तरह से ऐलान कर दिया उनके एनसीपी के एक बड़े नेता के द्वारा कि भाई हम महागठबंधन में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। और आम परसेप्शन जो इस महागठबंधन को लेकर है वो अपनी जगह पर इंटैक्ट है। लेफ्ट को कुछ जरूरत से या उनकी अपेक्षा से भी ज्यादा सीटें मिली? नहीं, ऐसा कोई जरूरत और अपेक्षा से नहीं, तो बड़ी बातचीत जब होती है सीटों के बारे में। कांग्रेस को 40 सीटें देना क्या सही है? कांग्रेस को आपने 40 सीटें दे दी। हाँ बिल्कुल, क्यों, क्या गलत है उसमें? कांग्रेसी तो खुद नहीं समझ रहे थे 40 हम लोग तो चाहते हैं कि ब्रॉड अलायंस है तो सब कुछ एक ब्रॉड माइंडसेट के साथ करना चाहिए। हम लोगों को कोई अपनी, अब इसके पहले अगर ये सोचेंगे, सीटों के बारे में बहुत अगर सोचने लगेंगे, तब तो कभी कोई अलायंस हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा सीट लड़ते थे, लालू जी काफी ज्यादा सीट लड़ते थे। एक भी महिला को आपने नहीं लिया। प्लीज डोंट से दैट, प्लीज डोंट से दैट। नीतीश जी, इस चुनाव में 2 मुद्दा काफ़ी हावी है। पहला तो ये कि विकास का मुद्दा और दूसरा लालू नीतीश की जोड़ी। पहले का जवाब आप मुकम्मल तौर पर दे रहे हैं और लोग सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि लालू यादव के साथ जाने की आपकी कौन सी ऐसी मजबूरी हुई कि चारा घोटाला में जिस व्यक्ति को सज़ा याफ्ता घोषित कर दिया गया, किसी भी सज़ा याफ्ता के साथ आप खड़ा होना स्वीकार नहीं करते हैं, आपकी इमेज को धक्का लगता है, तो ऐसे में आप अपनी इमेज से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। क्या कभी आप सोचते हैं कि ये बहुत बुरा कदम हो सकता है? बिहार से विशेष सवाल है। इसके पहले भी ये सवाल पूछा जा चुका अपने दूसरे अंदाज में। देखिए, ये कोई मेरा व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है, जैसा मैंने पहले बताया कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति चल रही है, उसके विकल्प में और उसके विरोध में कोई मजबूत राजनीतिक ताकत खड़ी होगी या नहीं। और चूंकि आज बिहार में चुनाव है, बिहार राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही अहमियत रखता है, तो बिहार में जो लड़ाई हो रही है, एक तरफ बिहार के लोग वोट करेंगे, बिहार के अपने राजनीति के तौर तरीके, लेकिन इस चुनाव पर देश भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई है। तो आखिर देश भर का जो सेंटिमेंट है, एक बीजेपी के पक्ष में सोचने वाले लोग हैं, एक बीजेपी से अलग सोचने वाले लोग हैं। वो जो सेंटिमेंट था, वह सेंटिमेंट है, वो ब्रॉडर यूनिटी का है। इसलिए मेरे व्यक्ति का सवाल नहीं, इसलिए हम इसको किसी भी मायने में चाहे जितनी बार कहिए, हम व्यक्तिगत जिसको कहिए कि लाइक या डिसलाइक का प्रश्न ही नहीं। यह तो कंट्री एज अ होल का लाइक और डिसलाइक होता है। लोगों का, मैंने जो पढ़ा है, लोगों का माइंड और कमोबेश बिहार के लोगों का भी जो माइंड हमने पढ़ा है, उनकी जो सोच चल रही है, वो हमने देखा है। ये ठीक है। इस तरह के भी लोग हैं जो बहुत लोग कहते हैं मुझसे भी कि साहब के दिल्ली के चुनाव में हम लोगों ने बीजेपी को दे दिया, राज्य में तो आप थे। ये सब भी हम सुनते, लेकिन यह भी साथ साथ सुनते कि साहब एक बड़ी एकता करिए। जो लोग पत्र भी लिखते हैं, हमारे यहाँ देखिए बिहार में पत्र लिखने की प्रवृत्ति है। आज भी जो कहिएगा वो थोड़ा पढ़े लिखे और नई पीढ़ी के लोग सोशल मीडिया पर है, लेकिन पहले के जितने उस तरह के लोग हैं पत्र लिखते हैं। हम पत्र देखते हैं, अगर पत्र जो आते हैं इससे हम अगर असेसमेंट करें तो ये दोनों बात आती है। लेकिन हमने देखा कि ज़्यादातर लोग यही लिखते हैं कि बड़ी एकता होनी चाहिए। मैंने जो देखा तो बड़ी तो और जो लोगों के बीच में हम जाते हैं तो मुझको जो एक हिंट मिलता है वो ऐसा ही मिलता है। और देश भर में, बिहार के बाहर जाते हैं तो यही तो मिलता ही। बिहार के बाहर
जितने लोग हैं वो कोई नहीं कहता है कि आपको अकेले जाना चाहिए, सब लोगों को लगता है कि ब्रॉडर यूनिटी होनी। अगला सवाल ले लेते हैं जी, विजय। दिबांग, इससे जुड़ा हुआ, जस्ट इसी से जुड़ा हुआ, एक मिनट, आपका सवाल है नॉट अ डिफरेंट क्वेश्चन। आपने कहा कि ये नेशनल इम्पैक्ट होगा, अगर बीजेपी जीतती है तो क्या नेशनल इम्पैक्ट होगा, अगर आप जीतते हैं तो क्या नेशनल पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट होगा? और कई लोग कहते हैं फिर आप ऑपोजिशन फोर्सेस के नेशनल सिंबल बन जाएंगे, क्या इसमें आप विश्वास रखते हैं? नहीं, हम इतनी दूर तो नहीं सोचते हैं, लेकिन 15 महीने में कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ बोलने का दौर चल रहा है, सिर्फ बोलने का दौर चल रहा है, कोई इंप्लीमेंटेशन, किसी चीज का एग्जीक्यूशन नहीं। रोज नई नई बात, या पुरानी बातों को नए तेवर में, यही हम लोग देख रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। इकोनॉमी में भी कोई बूस्ट नहीं आ रहा। जिन लोगों, क्या होगा वही तो हम कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में लोगों को लगा, और धीरे धीरे जिस तरह के ट्रेंड देश में चल रहे थे, इसलिए लोगों को लगा कि सशक्त विपक्ष बनना चाहिए, और वह धीरे धीरे एक विकल्प का आधार बनेगा। और लोकतंत्र में जान लीजिए, जनता जिस दिन किसी को वोट देती है, उसी समय उसके दिमाग में ये बात रहती है कि भाई विकल्प भी रहना चाहिए। तो ये माइंड है लोगों का। तो उस आधार पर जो मैंने आपको अपनी बातें एक्सप्लेन की, बिहार में हम लोग जीतते हैं तो वो धारा जो एक सशक्त विपक्ष चाहती है, वो मजबूती महसूस करेंगे। एक सवाल और ले लेते हैं जी। नहीं, हम नेशनल सीन के बारे में अपने संदर्भ में नहीं सोचते। नेशनल सीन ओवरऑल जो एक जिसको कहिए कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, इन चीजों पर सोच रखते हैं। एक और सवाल। नीतीश जी, आपकी इमेज बिहार में एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीफ मिनिस्टर का है, क्या आपको लगता है कि आज के दिन इस चुनाव में सिर्फ डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव जीता जा सकता है? नहीं, हम तो डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही चल रहे हैं। हमने तो साफ कहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी समाज में विभाजन करके एक तनाव उत्पन्न करने की कोशिश करते रहती है, और उसके अलावा पर कि सब में टुकड़ा करो, सब जगह इसी तरह की बात करके करना चाहते हैं। लेकिन हम तो सीधे अब जो काम किया है हम लोगों ने उसके आधार पर। और अब तो बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने तो फॉर्मली कह दिया कि 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ। अभी तक हमको बीमारू की श्रेणी में रख रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान को निकाल दिया और हमको वहीं रखे हुए। तो अब तो और ज्यादा चुनौतीपूर्ण है कि जो काम हुआ उसको लोगों के सामने बताना। लेकिन उस काम के बावजूद आपको लालू जी की जरूरत पड़ गई। नहीं, देखिए, ये तो यही चीज हुई कि उसको आप विभिन्न प्रकार से कहिए। वो तो एक राजनैतिक तौर पर लोग इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं। आखिरकार पॉलिटिकल पार्टीज ही तो चुनाव लड़ती है। तो अगर कई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ेगी तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी से सहमत नहीं है वो लोग तो अलग अलग पार्टियों को वोट देंगे। फिर तो एक जगह लोग होंगे तो लोगों के बीच में डिबेट भी फोकस्ड होगा और लोगों को अपना दिमाग बनाने में भी सहूलियत होगी। जी, आप पूछिए। इसलिए सबने सैक्रिफाइस किया है। जी, हम लोग भी ज्यादा सीट पर लड़ते थे, लालू जी ज्यादा सीट पर लड़ते थे, सबने किया है। आपका प्लान, अच्छा नीतीश जी, प्लान डेवलपमेंट है और उसके साथ साथ जो देश में जिस प्रकार की राजनीति हो रही है और बिहार में देश के शीर्षस्थ नेता सत्ता पक्ष के जाकर बिहार और बिहारियों का जिस तरह से अपमान कर रहे हैं, स्ट्रेट वे ये मुद्दा है। बिहार की अस्मिता का भी प्रश्न है। तो आज तक इतना डेवलपमेंट हुआ है। मैं तो चुनौती देता हूं कि डिफरेंट इंडिकेटर्स पर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रूल ऑफ लॉ हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, किसी भी विमेन एम्पावरमेंट का हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो,
इन सारे चीज़ों पर हम लोगों का जो काम है और दूसरे राज्यों का जो काम है उसको कंपेयर करिए। भाई हमारे यहाँ एक चीज जान लीजिए, रूटीन इम्यूनाइजेशन। व्हाट डू मीन बाय डेवलपमेंट? विकास का क्या मतलब है? हमारे यहाँ रूटीन इम्यूनाइजेशन 18% था, आज हम 78% पर है। पोलियो का उन्मूलन होगा, बिहार को लेकर लोगों के मन में शंका थी दुनिया भर में, और ये करके दिखाया। किसी चीज को लीजिए, 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर थे, ड्रॉप आउट्स भी इस तरह से था, वो इंप्रूव हुआ। तो अभी तो हम एजुकेशन के सेक्टर में बुनियाद को ठीक कर रहे हैं, और हायर एजुकेशन में इंटर करके सरकार की तरफ से भी इंस्टीट्यूट, अभी प्राइवेट सेक्टर कहाँ आया वहां? क्या ये लड़ाई नीतीश जी ऐसा है, किसी इंडिकेटर पर डेवलपमेंट के हम तो चाहते हैं कि ये डिबेट होना चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक इंडिकेटर पर, जो इंडिकेटर आप तय करिए उस इंडिकेटर पर सबको इवैल्यूएट करिए। नहीं, एक हम मुद्दा तो अपने इवैल्यूएशन के लिए तैयार है। एक मुद्दा आपसे रह गया था, उसी पर सवाल पूछ रहे हैं जी। हाँ, ये ऐसा नीतीश जी कि विकास के बारे में कांग्रेस ने भी कहा कि हमने बहुत विकास किया, उसके बाद क्या हुआ नतीजा सब ने देखा। पर इसमें जो है एक सवाल आता है कि आर्थिक तौर पर जो अल्टरनेटिव होना चाहिए, जो विकल्प होना चाहिए, वो स्पष्ट रूप से जो है दिखाई नहीं दे रहा है। और उसमें आपकी सरकार, जब आप पहले सीएम थे तो आपने एक भूमि सुधार का आपने वादा किया था, जिसमें एक कमेटी का भी आपने गठन किया था। तो उसके बाद उसके बारे में ज़्यादा कुछ सुनने को नहीं आया। और आर्थिक तौर पे जो आपका जो पॉलिसी है, आपकी जो नीति है, ये कुछ कांग्रेस और बीजेपी से हट के जो है नज़र नहीं आ रही है, कुछ ठोस रूप में नज़र नहीं आ रही है। देखिए, हमारा जो डेवलपमेंट का तरीका है वो इंक्लूसिव है। ग्रोथ विथ जस्टिस हमने शुरू से कहा है, न्याय के साथ विकास, और हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पर भी जोर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया है, और हर सेक्टर में ग्रोथ है। हम प्रत्येक अपने भाषण में इस बात का जिक्र करते हैं, और कभी भी हमारी कोई इंटरेक्शन होता है उसमें भी, कि सिर्फ जीएसडीपी का ग्रोथ का इंडिकेटर नहीं है। लेकिन वर्ल्ड ओवर आज जो जीएसडीपी को लेकर चल रहे हैं तो उसको भी देख लीजिए। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही आंकड़े हैं बिलो पॉवर्टी लाइन का देख लीजिए, फिगर्स देख लीजिए, जो यही लोग तय करते हैं। कुछ तो बदला नहीं है, और उसी इंडिकेटर पर बाकी सब राज्यों को आप इवेल्युएट कर रहे हैं, तो उस पर इवेल्युएट कर लीजिए, हर एक इंडिकेटर पर देख लीजिए। इसलिए हमारा काम, और एक्सपेंशन भी हो रहा है। लोगों के अगर छोटे मोटे रोजगार थे तो उसको लोग बढ़ा रहे हैं, लोगों के हाथ में 2 पैसा आ रहा है। तो हमारा जो ग्रोथ है ना, उसके साथ साथ एक स्ट्रांग बेस तैयार होता जा रहा है। और वैसे दिखावे वाली कोई चीज़ नहीं है, दिखावे वाली चीज़ भी हो जाती, बिग टिकट इन्वेस्टमेंट भी आ जाता। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो उसके लिए टैक्स हॉलीडे, टैक्स कंसेशन सेंट्रल टैक्सेज का हो जाएगा, तो निवेशक पूंजी लगाएंगे। वरना आज कौन जाएगा बिहार में पूंजी लगाने? भाई जहां पहले से लगा हुआ है वहीं लोग जाते हैं। नई जगह पर जाने के लिए तो कुछ बुनियाद चाहिए। हमारे यहाँ हो रहा, हमारी इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी इतनी अच्छी है कि फूड प्रोसेसिंग और कई सेक्टर में, कंज्यूमर आइटम्स में लोग वहां लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, अपने को एक्सपेंड भी कर रहे हैं। हमारी जितनी शुगर इंडस्ट्री चल रही थी सब ने एक्सपेंड किया। यह सब काम हो रहा, इसमें कोई शक नहीं। रही बात लैंड रिफॉर्म्स की, लैंड रिफॉर्म्स पर पूरा काम कर रहे हैं। लैंड रिफॉर्म्स पर सबसे बड़ी चीज है, हमारे यहाँ सर्वे और सेटलमेंट बहुत पुराना है, हम फ्रेश सर्वे और सेटलमेंट करा रहे हैं। फ्रेश सर्वे और सेटलमेंट होगा तभी सारी स्थिति उभर कर सामने आएगी, और उसके बाद उसका कंसोलिडेशन। जब तक रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं होंगे, आप रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज कर सकते हैं लेकिन रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं होंगे, कि कहीं कहीं ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम से जमीन चली आ रही, अब उस ग्रेट ग्रैंडफादर के 25 संतान हो गए, वो 25 टुकड़े में जाएगा। अब ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम से जो जमीन है उसके आधार पर मान लीजिएगा, यानी जब उनके पास 100 एकड़ थी, आज उनके
पर पोते पोतियों के पास 1 एकड़ और 2 एकड़ भी जमीन नहीं। तो इसलिए जो लैंड रिफॉर्म्स है उसके लिए बहुत ही बुनियादी शर्त है कि हमारे यहाँ फ्रेश सर्वे सेटलमेंट हो, जो कि चल रहा है। नीतीश जी, एक सवाल है, वो लैंड रिफॉर्म से भी जुड़ा है, कानून व्यवस्था से भी, सुशासन से भी जुड़ा है। वह सवाल है, ये कोबरा पोस्ट का आपने स्टिंग देखा होगा, कल परसों स्टिंग आया, जिसमें कुछ बहुत बड़े नेताओं के नाम आए कि उन्होंने एक निजी सेना को कई तरह से मदद की, भगाने से लेकर और कानूनी चीज़ों से लेकर, और फिर आपको पैसा, हथियार, तमाम तरह की चीज़ें, अपनी गाड़ी में भी क्रिमिनल्स को भगाया। और इनमें कुछ लोग आपकी सरकार में भी थे जिन लोगों के नाम उस स्टिंग में हैं। अब गुजरात में इस तरह के स्टिंग से कुछ नाम उभरे थे, उन पर एक कानूनी कार्रवाई हुई उसके बाद, और उसमें कुछ लोगों को सज़ा भी हुई। और ठीक है, वो मामले अभी अपील में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ ये है कि, और कुछ जज साहब ने भी नाम लिया कुछ लोगों का, तो क्या इस पर कोई कानूनी कार्रवाई आगे होगी? नंबर 1। नंबर 2, क्या इसके छींटे आपकी सरकार पर भी नहीं पड़ सकते? क्योंकि वो कमेटी जो थी जज साहब की, जस्टिस अमीन चंद की, वो भंग की गई, और कुछ जो लोग थे वो आपके सहयोगी थे। तो इन दोनों सवालों का, क्योंकि ये हो सकता है कि बिहार में इसकी चर्चा हो, और अभी बिहार से संबंधित है और एक बहुत बड़ा सवाल है, और चुनाव में भी किसी न किसी तरह से वो स्थानीय स्तर पे ये मसला उठने वाला है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, हमने देखा नहीं, सुना है थोड़ी बहुत उसके बारे में, कुछ कोई बड़े पैमाने पर नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं वहाँ का जो कल का वही सब ज़्यादा चीज़ें प्रमुखता से हैं। अगर वो उपलब्ध हुआ तो हम जरूर देख लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वेबसाइट पे उन लोगों ने डाला है। ठीक है, वेबसाइट से डाउनलोड करके अब 3 घंटा बैठ करके देखना, वो हम उसके बारे में पता कर लेंगे। मैं जो बात है, तथ्य वो हम बता रहे हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से देखे नहीं हैं कि हम उसमें कोई अपनी राय बना सकें कि क्या है इसमें, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि कहीं से भी कोई ऐसा मसला बनता है जिस पर कोई लीगल एक्शन इज रिक्वायर्ड, तो फिर वो तो ड्यूटी है एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, वो ड्यूटी अपना निभाएगी, नंबर 1। नंबर 2, आपने जज साहब का, इन्होंने भी नाम लिया अमीर दास आयोग, यह सही है कि उनका काम बंद हुआ मेरे समय में, लेकिन काम बंद होने का निर्णय मेरे पूर्व प्रेसिडेंट रूल में हो चुका था, हमने कोई निर्णय नहीं लिया है। और उस दिन तक, जिस दिन तक काम बंद हुआ है, कई साल से वो काम चल रहा था, उस समय सवाल आया था, हम लोगों के हाथ में कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, कोई रिपोर्ट नहीं आई। एक मिनट उर्मिलेश, एक और छोड़ फिर मेरे हिसाब, एक मिनट छोड़ दीजिए, मेरे हिसाब से ये बात उस समय मीडिया में भी काफी आई थी उसके संबंध में, और मसला कोर्ट तक गया था। अब हम ऑफ हैंड 2 मिनट में आपने अचानक चर्चा छेड़ी, मैंने देखा नहीं है, मैं इन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी, उसमें क्या क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं जानकारी प्राप्त करूंगा। बल्कि आपसे चर्चा के बाद ही मैं डीजीपी को इस बात के लिए कहूंगा, और होम सेक्रेटरी को, कि सारी बातों को देख लीजिए और उसके आधार पर जो तथ्य हैं वो तथ्यों से अवगत कराइए, ताकि उस पर जो भी एक्शन रिक्वायर्ड होगा, तो हम तो नहीं कहते, हमारी तरफ से तो कभी एक्शन रिक्वायर्ड पर कोई पाबंदी आज तक नहीं लगी है, ये जान लीजिए। नीतीश जी, इन और चुनाव में अमीर दास आयोग की कोई रिपोर्ट नहीं देखने को मिली, और उस समय ये बात आई थी कि भाई कोई रिपोर्ट नहीं इतने साल से, और प्रेसिडेंट रूल में वो फैसला हो चुका था। तो आप समझिए कि जो एक क्लोजर होता है ना, कि आज आपने फैसला ले लिया कि 10 दिन के बाद ये काम हो जाएगा, अब 10वें दिन आप सामने आ गए, तो वही बात है। नीतीश जी, इन चुनाव में 2 नए चेहरे आपके राज्य में दिखाई देंगे, एक तो असदुद्दीन ओवैसी, दूसरा अरविंद केजरीवाल। आप इन दोनों को कैसे आंकते हैं? नहीं, अब देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की बात दूसरी है, और जिनका नाम आपने ओवैसी जी लिए की बात दूसरी है।
कैसे आंकते हैं आप दोनों? नहीं, आंकने की बात नहीं है। देखिए, लोकतंत्र है और इस अपने यहाँ के संसदीय लोकतंत्र में हर पार्टी को चुनाव के बारे में फैसला करने का अधिकार है। कोई चुनाव लड़े या नहीं लड़े, हम किसी रूप में नहीं आंकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। आज जो दिल्ली में केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार को परेशान किया जाता है, उसको कोई अधिकार न रहे, इतना बड़ा मैंडेट देती है जनता और इतने बड़े पैमाने पर लोग चुनाव प्रचार करते हैं और जो सरकार बनती है उसको आप काम करने नहीं दें और कदम कदम पर बाधा डालें तो वह बात ठीक नहीं। मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं। रही बात बिहार में क्या फैसला होगा, मेरी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। रही बात आपने ओवैसी जी के बारे में चर्चा की, तो भाई वो तो जिस पार्टी में हो उस पार्टी को फैसला करना है, इसमें हम लोगों को क्या कहना है, पार्टी को फैसला करना है। कोई जो उनको उचित लगेगा वो अपना करेंगे। हम इन चीज़ों के बारे में न कभी सोचते हैं और न हम इतना ज़्यादा, हम तो अपना काम बहुत ही फोकस ढंग से क्या आप उनसे गठबंधन बिहार करेंगे? में 10 नहीं, मतलब कोई प्रस्ताव नहीं है, कभी कोई प्रस्ताव आया नहीं, आगे भी इसका कोई प्रस्ताव नहीं है। आप गठबंधन क्या 1 मिनट में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी का करा दीजिएगा, भाई कोई बात हुई। चलिए आगे दौर होगा। अंग्रेजी उसी को कहते हैं ग्रैंड अलायंस। जी, दिस ग्रैंड अलायंस वर्ड हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, आई टेल यू। जी जी जी, क्या शत्रुघ्न ऑल्सो सर, क्या नीतीश जी, क्या शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट देने की बात है, उनकी पत्नी को टिकट देने की कोई बात नहीं? शत्रुघ्न सिन्हा जी की हम इज्जत करते हैं, बिहार में उनकी बहुत इज्जत है और बिहार के गौरव हैं। मैं मानता हूं एक बड़े और अच्छे कलाकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा है, वो जिस पार्टी में रहे उनका फैसला है। आगे दौर होगा रैपिड फायर का। देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 में से कितने सवालों का जवाब दे पाते हैं। मेरा पहला सवाल है, मुख्यमंत्री के तौर पर लालू यादव के शासनकाल को आप सफल मानते हैं या असफल? ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इसमें आपको जवाब देना है सफल या असफल। उसके बाद तो श्रीमती राबड़ी देवी जी आई, मुख्यमंत्री बनी, और उसके बाद बिहार के लोगों ने मुझको चुना और इस बीच में 1-2 बार प्रेसिडेंट रूल भी लगा। क्योंकि ये दौर ऐसा है जिसमें आपको 2 में से 1 चुनना है, क्या आप 1 चुनना चाहेंगे या सवाल छोड़ना चाहेंगे? नहीं, इस सवाल का उत्तर मेरी तरफ से उस दौर में दिया हुआ है। चलिए आज के दौर के लिए अप्रासंगिक प्रश्न है ये। चलिए, उस दौर में आपने इसको असफल माना था, कहा तो आज के दौर में अप्रासंगिक है। चलिए, ये सवाल झगड़ा लगाने के लिए है। चलिए, आप सवाल छोड़ रहे हैं। ये बताइए कि नीतीश जी, ये सवाल सुनिए, दूसरा सवाल है, आपको खाने में क्या पसंद है? वेजिटेरियन। अप्पम या लिट्टी चोखा? नहीं, हम अप्पम भी खाते हैं। दोनों में से क्या ज्यादा पसंद है? भाई हमको सबसे ज्यादा अप्पम स्टू खाने के लिए जाते हैं हमको। अप्पम स्टू। चलिए, और लिट्टी चोखा तो हम लोगों के बिहार में आमतौर पर चलता है। लिट्टी चोखा भोजपुर के इलाके में रेगुलर डिश है। हम लोग जहाँ पैदा हुए हैं उस इलाके में वो रेगुलर डिश नहीं है, यदा कदा खाने वाला चीज़ है। तो लिट्टी चोखा भी यदा कदा खाते हैं। अब जैसे शंकरसन ठाकुर जी मिथिला के हैं, तो वहाँ पूछिएगा तो वहाँ चूड़ा दही प्रेम से लोग खाते हैं। दही चूड़ा, चूड़ा दही भी नहीं, चूड़ा दही हम लोगों के यहाँ, इनके यहाँ दही चूड़ा। तो अकेले बिहार में अनेक चीज स्थानीय स्तर पर हैं जो पॉपुलर है, लेकिन सब लोग सब चीज खाते हैं। लिट्टी चोखा भी हम लोगों को बहुत प्रिय है, लेकिन दक्षिण भारतीय खाना भी मुझे अच्छा लगता है और इसमें आपम और स्टू तो मेरा बहुत फेवरेट है। चलिए, ठीक है। आपसे तीसरा सवाल है कि राजनीतिक जीवन में ज़्यादा बड़ी भूल आप किसको मानते हैं? बीजेपी के साथ तालमेल करना या जितिन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना? जो दूसरा प्रश्न आपने कहा, इसके लिए तो हम बड़ा माफ़ी मांग चुके हैं। वो सबसे बड़ी मुझसे गलती हुई है। कौन सा? आपने कहा ना इनको मुख्यमंत्री बनाना। मुख्यमंत्री बनाना, हाँ, ठीक है। पहले जनता कौन था?
और उसके बाद बनाते ही जो बीजेपी के साथ तालमेल हो गया अंदर अंदर कि हटाना पड़ा, ये काम जो करना पड़ा, तो वो निर्णय गलत था। दोबारा कार्यभार संभालते ही मैंने इस बात को कहा, जब हम कन्विंस्ड हुए तब ये गलत किया था फैसला। चलिए, आपने अच्छा किया, 3 में से 2 सवालों के जवाब दे दिए। चौथा सवाल है कि आपके खिलाफ बहुत कुछ कहा गया नीतीश जी। 2 बयान मैं आपको बता रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कि उनमें से आप ज़्यादा आहत किससे हुए। दिग्विजय सिंह ने अप्रैल 2013 में कहा कि रामविलास पासवान ने 2002 के बाद इस्तीफा दे दिया, आपने इस्तीफा नहीं दिया। दूसरा बयान लालू यादव का था, जब उनकी रैली थी, उन्होंने कहा कि ये मई 2013 की बात है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो कम्युनल फोर्सेस का तोता हैं। इनमें से आपको ज़्यादा आहत किस बयान ने किया? नहीं, हम किसी से आहत नहीं, इसलिए कि हम जानते हैं बयान देने के लिए सब बयान दिया जाता है। दोनों आज साथी हैं। ये दोनों बोले होंगे, हम तो अब जानते भी नहीं कि ये बोले। इनमें से आप लोग अपना काम करता, किनका किनका बयान देखे। इनमें से आप एक चुनने को तैयार नहीं है? किसमें? इन दोनों में से 2 ऑप्शंस में से क्या एक चुनने को आप कोई तैयार हैं? नहीं ना, इसको हमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया, हम पहली बार सुन रहे हैं, तो इतनी जल्दी आहत कैसे हो जाए? आहत तो डीएनए वाले से हैं। चलिए, मैं ये सवाल आप छोड़ रहे हैं, आखिरी आप जानते ही नहीं है बोले हैं। चलिए, आखिरी सवाल सुन लीजिए। आज बिहार की आर्थिक बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है? आपके वर्तमान सहयोगी या आपके पुराने सहयोगी? नहीं, आर्थिक बदहाली में बिहार नहीं है। बिहार प्रगति कर रहा है, लेकिन राष्ट्रीय औसत के नीचे है। तो इसके और लिए राष्ट्रीय औसत और उससे आगे जाने के लिए इसे विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो उसके लिए आपके पुराने सहयोगी जिम्मेदार हैं कि मौजूदा सहयोगी जिम्मेदार हैं? किस बात के लिए? जो राष्ट्रीय औसत से जो नीचे है, ऊपर नहीं चला गया औसत से, इसके लिए आप इसके लिए कोई सहयोगी की जिम्मेवारी नहीं, ये वस्तु स्थिति है। यह वस्तु स्थिति है, इसलिए बिहार को आगे बढ़ने के लिए मेरी समझ से विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और आप जो कहिएगा कि अभी आज की सरकार है, ये उसकी जिम्मेवारी है, इसको आज की तारीख में करना चाहिए। चलिए, आप इसका जवाब भी सीधे नहीं दे रहे हैं। 5 में से केवल 2 सही। सवाल ऐसा ही है तो इसको क्या जवाब है? सब एक्सप्लेन्ड है, ऐसा कोई सवाल नहीं है कि इसका सीधा जवाब दिया जाए। 5 में से केवल 2 जवाब हैं आपके। चलिए, वो कह रहे हैं फिर भी दे दीजिए। नहीं, अच्छा, ये स्पेशल पैकेज का कंपनसेशन है। चलिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना ही। अगले हफ्ते हमारे साथ होंगे एक और खास मेहमान। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़।